नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बसपा सांसद दानिश अली से मुलाकात की है। ये मुलाकात उस समय हुई है जब बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी द्वारा उन्हें सदन में अपशब्द कहे गए थे। मुलाकात के बाद अब मीडिया ने राहुल से इस विवाद पर जानना चाहा है। कांग्रेस नेता ने बस इतना ही कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। दानिश अली ने भी उस मुलाकात के बाद एक बयान दिया है। इस पर सदन में नफरत का बाजार खोल दिया गया है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए का कुनबा और बढ़ गया है। शुक्रवार को जेडीएस बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए में शामिल हो गई। दिल्ली में जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। शाह और कुमारस्वामी के बीच कर्नाटक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी हुई। हालांकि इस जानकारी को लेकर अभी तमाम बातें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जेडीएस और बीजेपी कभी कर्नाटक में साथ थे, मगर इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस ने अलग अलग लड़ा है। विधानसभा चुनाव में जेडीएस को बड़ा झटका लगा था। अब एक बार फिर बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस गठबंधन के बाद कर्नाटक में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल सकती है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा के पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं आज देश की हर माता और बहन बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा है। हम सबका सौभाग्य है कि यह अवसर हमें मिला है। आने वाली इस पीढ़ी तक इस दिवस और इस निर्णय की चर्चा होगी। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। अब मैं आपके जवाब को जरा ठीक करता हूं। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, करोड़ों देशवासियों ने किया है। और ये कैसे किया है, उसका एक सबसे बड़ा कारण है देश की जनता ने, देश के मतदाताओं ने
विशेष करके मेरी माताओं बहनों ने वोट देकर के एक पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बनाई सरकार बनाई और उसी का कारण है आपने जो सरकार को मजबूती दी, आपने जो सरकार को बहुमत दिया, उसी की ताकत है कि आज ये सरकार फैसले भी ले पा रही है और संसद में जाकर के 30 साल से लटके हुए काम को भी पूरा कर पा रही है। और इसलिए दोनों सदनों में इस प्रकार से पास होना इस बात का साक्षी है कि पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है तो देश कैसे बड़े फैसले लेता है, कैसे पड़ावों को पार करता है। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए? क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट में चूहे दौड़ने लग जाएं? लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। इस कानून ने फिर साबित किया है कि देश को आगे ले जाने के लिए इस कानून ने सिद्ध कर दिया है, देश को आगे ले जाने के लिए पूर्ण बहुमत वाली सरकार, मजबूत सरकार, निर्णायक सरकार, ये बहुत ही आवश्यक है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, पीएम अगर ओबीसी को लेकर इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी क्यों हैं? कैबिनेट में पीएम रोज ओबीसी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है, लेकिन उससे क्या होता है? मुझे ये पता लगाना है कि ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, जितने हैं उतने प्रतिशत को आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा में किसी बीजेपी के सांसद से पूछ लीजिए कि क्या उनमें से कोई देश को चलाने में निर्णय लेता है। हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या इस देश को चलाने में आपकी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं। महिला आरक्षण तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके बाद ये 2 क्लॉजेज, इसमें 2 फुटनोट्स हमें मिले। एक की महिला आरक्षण करने से पहले, महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है।
सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आदिवासियों और महिलाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। यही डेटा नहीं दे रहा हूं, ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये स्थिति है आज हमारे प्रदेश की। प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या इसका शिकार बना है। कोई निवेश करने को तैयार नहीं है। प्रदेश में आए हैं जो बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, हमारे महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1। ये शिवराज सिंह जी ने 18 साल में देश का चेहरा बनाया है। ये आज आंकड़े मैं नहीं दे रहा, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आप पढ़िए, आदिवासियों के अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। ये आज हमारे प्रदेश की स्थिति है। और भ्रष्टाचार का क्या कहें? हमारा प्रदेश का हर व्यक्ति और आप या तो भ्रष्टाचार के शिकार है या गवाह है। आप गवाह हैं कितना भ्रष्टाचार है। और यही भ्रष्टाचार की व्यवस्था जो बनाई हुई है, पंचायत से लेके मंत्रालय तक, पैसे दो काम लो। जगह जगह मैं पूछता हूं जिलों में भ्रष्टाचार का क्या हाल है, सब मुझे सुनाते हैं कि 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो। सही बात है। ये आज मध्य प्रदेश का हाल है। कोई निवेश नहीं लगाने को तैयार। जब मैं कहता हूं छिंदवाड़ा आइए, कहते नहीं हम तो नागपुर जाएंगे। छिंदवाड़ा क्यों नहीं? क्यों? विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचार, निवेश तो तब आता है। हमारा इंदौर होए, हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। मेरा गला बहुत खराब है, अब क्या करें? बस जितना मैं बोल सकता हूं बोलूंगा। ये हमारा प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने पिछले दिनों सनातन धर्म को खत्म करने वाला विवादित बयान दिया था। ये मसला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उसके अलावा तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया और इसकी जरूरत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के वकील की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस याचिका में मांग की गई है कि सीएम के बेटे उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी जाएंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी काशी में मातृ शक्तियों से संवाद करेंगे।
जहां इस दौरान महिलाएं पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। बतौर प्रधानमंत्री पीएम मोदी 42वीं बार काशी पहुंच रहे हैं और उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान पीएम काशी के 1600 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात भी काशी को देंगे। राजा तालाब के गंजारी में प्रस्तावित 300 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। इस दौरान इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए जयवीर सिंह ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और उनके कार्यकाल में हुए काशी के विकास कार्यों को भी गिनवाया। जयवीर सिंह जी है। जयवीर जी, जैसे मोदी जी आ रहे हैं, कल क्या कुछ अभिलाषा रहेगी जनता के बीच? अरे कम से कम हजारों करोड़ की परियोजना आपको देके जा रहे हैं और सबसे बड़ा तोहफा लेके आ रहे हैं। G20 के सफलतापूर्वक आयोजन करके भारत को विश्व पटल पर छा जाने का काम किए हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए महिला आरक्षण बिल पारित करा के आ रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग करा के आ रहे हैं। भाग्यशाली काशी है और भाग्यशाली मोदी जी हैं कि पूरा बाबा विश्वनाथ का और गंगा जी का उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है। निश्चित रूप से दोनों का कल्याण हो रहा है। बम बम बोल रहा है काशी और आगे भी बम बम बोलेगा, ऐसा हमें भरोसा है। महिला आरक्षण बिल पर क्या कहेंगे सर? महिला आरक्षण बिल पर क्या कहेंगे आप? अरे महिला आरक्षण से कल्याण हो गया। पूरे देश की महिलाएं इतनी ज्यादा इससे खुश हैं कि कल आदरणीय मोदी जी को एक कार्यक्रम अपना बढ़ाना पड़ा है यहाँ। जिस वो तरह स्वागत करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन कल उन्होंने सर्वसम्मति से साथ दिया है। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर ही जयवीर सिंह का ऐसा कहना है कि देखिए विपक्ष का काम है विरोध करना और वो लगातार जो है विरोध कर रहा है। इस बात का जहां भी हो उनका विरोध करा दिया लाते हैं, ऐसा जयवीर सिंह का कहना है। और निश्चित तौर पर ऐसा इनका मानना है कि पीएम मोदी के आगमन से काशी जो है दिव्य हो गई है, भव्य हो गई है और जिस तरह से लगातार चौतरफा विकास किया जा रहा है काशी का, वे अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के सदस्यों की तरफ से शुक्रवार को अपनी कई मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। सरकार के नाम 3 अलग अलग ज्ञापन उपायुक्त अंबाला को सौंपे गए। किसानों ने अपने ज्ञापन में एसएचजी एमजी के इलेक्शन को लेकर जो वोट बताए जा रहे हैं उनके लिए सरकार को समय अवधि बढ़ाने की मांग की है। साथ ही साथ बाढ़ से आए हुए नुकसान का मुआवजा जल्द दिलाने और मंडी में फसल खरीद की व्यवस्था दुरुस्त करने, किसानों को जल्द उनकी पेमेंट दिए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत फिर से किसानों के मुद्दे पर जनता के बीच और सरकार की घेराबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जनपद के बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर 23 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है, जिस पर भाजपा चुटकी ले रही है। तो राजनीतिज्ञ इसे भाजपा के लिए बड़ी चिंता बता रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर सक्रिय राजनीति में नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में चुनाव से पहले हर नेता जनता के बीच अपनी मौजूदगी को दर्ज करा लेना चाहता है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरिद्वार जिले के बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को लेकर किसानों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो सरकार की तरफ से ना तो बाढ़ प्रभावितों की सुध ली जा रही है और ना ही उनके लिए कोई उचित मुआवजा देने का काम किया जा रहा है। ऐसे में उनके पास अब एक ही विकल्प बचता है, सरकार को जगाने का काम करने के लिए अब सड़कों पर उतरना होगा। इसीलिए 23 सितंबर को हजारों किसानों के साथ देहरादून की सड़कों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का आह्वान हरीश रावत कर रहे हैं। वो किसानों के मुद्दे पर है। जिस तरीके से किसानों की बेकदरी की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमारी आवाज है। यहाँ हरीश रावत ने हल्ला बोल का ऐलान किया तो वहीं भाजपाई पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस कार्यक्रम पर चुटकी ले रहे हैं और सलाह दे रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर संयम धारण कर लें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ना तो कोई गंभीरता से लेता है और ना ही उनकी कोई बातों को ध्यान से सुनता है। इसलिए वो सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए मीडिया के सामने ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि सुर्खियां बटोर लें। अब हरीश रावत जी पे कोई विषय बसता नहीं है समाचार पत्रों में रहने के लिए, सोशल मीडिया में रहने के लिए।
कोई ना कोई कार्यक्रम उनको करना ही करना है और हम उनके कार्यक्रम स्वागत करते हैं। उनके विषय जिन विषयों को आज उठा रहे हैं, हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री जी ने हरिद्वार में सब विषय प्रयास करके सारा विषय सबके सम्मुख रखा है और हरिद्वार के अंदर कोई आंदोलन नहीं है, कोई विरोध नहीं है सरकार के प्रति। सामंजस्य अभी किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी जब कृषि मंत्री सब उनसे वार्ता हुई है, समाधान के रास्ते बन रहे हैं। बुढ़ापा सब पे आना है, मेरे पे भी आना है, सब पे आना है। और बुढ़ापे में क्या होता है कि कई बार आज आदमी को बचपने की याद आ जाती है। जनता उन्हें कई बार नकार चुकी है और मेरी भी उनको नसीहत है कि कुछ पूजा पाठ इत्यादि कुछ ऐसे कामों में अपना ध्यान लगाएं, रचनात्मक कामों में, जिससे उनके द्वारा जो समाज में कुछ रचनात्मक काम हो। इस तरह की जो राजनीति है, मुझे लगता है अब उनके लिए उपयुक्त नहीं है। बीजेपी भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को गंभीरता से ना ले, लेकिन जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता एक बार फिर से हरीश रावत को बड़ा नेता साबित करने का काम कर रही है, जो कांग्रेसियों के लिए शुभ संकेत तो है ही और बीजेपी के लिए टेंशन। खैर, जो भी हो, हरदा के अपने ही सियासी रंग हैं, जो उन्हें उत्तराखंड की सियासत में अलग बना ही देते हैं। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरों के लिए बनी रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।